हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री GIS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। इस बिल को हम डिटेल में डिकोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बिल क्या है एग्जैक्टली। क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या CAPF में IPS अधिकारियों को भूमिका सीमित होने वाली है या और मजबूत? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद भारत सरकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 लेकर आई है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के प्रशासनिक ढांचा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ढांचा है, उसको पूरी तरह बदल सकता है। यह बिल IPS अधिकारियों की डेपुटेशन, CAPF अधिकारियों के करियर ग्रोथ और फोर्सेस के कंट्रोल जैसे अहम मुद्दों को एड्रेस करता है। तो आखिर यह बिल क्या है, क्यों लाया गया है और इसके देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं। राइट। भारत की आंतरिक सुरक्षा में, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जैसे CAPF, BSF, ITBP और CISF की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन समय के साथ इन बलों के प्रशासनिक ढांचे, समन्वय, है ना, कोऑर्डिनेशन और कार्यकुशलता से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं। तो इस बिल के माध्यम से उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। चलिए हम लोग इस बिल को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर इस बिल में जैसा कि जनरली हम लोग जानते होंगे, आप लोग, कि IPS को जितने भी CAPFs हैं, इन पर डेपुटेशन पे भेजा जाता है, जो IPS अधिकारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है CAPFs का, इसमें है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF जिनको बोलते हैं, या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP एंड द सशस्त्र सीमा बल जिनको SSB बोलते हैं। इन पांचों का जो लीडरशिप पोजीशन है, वहाँ पर IPS जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डेपुटेशन पर भेजा जाता है। इसके पीछे एक कारण है कि हमारे देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर रहे, इसको ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। राइट। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या बिल रहा था, बेसिकली अभी जो रिसेंटली जजमेंट, और सरकार इसको क्यों लेकर आई है, ये लोग हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन CAPFs। मई 2023 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि प्रोग्रेसिवली हमको क्या करना है, रिडक्शन इन द डेपुटेशन ऑफ IPS ऑफिसर इन द CAPFs टू पोस्ट ऑफ DIG, जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, IG इंस्पेक्टर जनरल, विद इन द पीरियड ऑफ 2 years। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि CAPF में जो डेपुटेशन पर जाते हैं IPS अधिकारी, उनका क्या करना है, धीरे धीरे विद इन 2 years इनके जिस डेपुटेशन पर जो भेजा जाता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर की पोजीशन पर, इनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गई थी, तो CAPF के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस पर कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ के जो पर्सनल हैं, जो CAPF के जो इंटरनल पर्सनल है, बेसिकली उनके करियर ग्रोथ नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया। उसके एवज में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस बिल कर लेकर आने वाले हैं, है ना। यहाँ पर कोर्ट ने एक और चीज, द कोर्ट अपहोल्ड द आर्ग्यूमेंट दैट द डोमिनेंस ऑफ IPS ऑफिसर इन लीडरशिप रोल्स इन CAPF led to career growth stagnation और CAPF ऑफिसर एंड दिस lowered their morale, राइट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उनका जो CAPF के जो ऑफिसर्स रहते हैं, लीडर्स और लीडरशिप रोल पे अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनका करियर ग्रोथ स्टैग्नेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो मोरल है वो गिर जाता है, लोअर्ड हो जाता है, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये। राइट। अब यहाँ पर हाउ हैज़ द सेंटर रिएक्टेड टू द अपेक्स कोर्ट जजमेंट। मार्च 11 को द यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को क्या है, क्लियर किया, और यहाँ पे बोला गया टू रिटेन द डेपुटेशन IPS ऑफिसर एट द सीनियर लेवल पोजीशन ऑफ द CAPF, आर्ग्यू दैट द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये सेंटर का क्या यहाँ पर बेसिकली जो पोजीशन है, सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, IPS अधिकारियों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट रहती हैं, यहाँ पे सीनियर मोस्ट जो पोस्ट रहती हैं, वहाँ पर डेपुटेशन पर भेजने का सेंटर का आर्गुमेंट है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं,
ensuring close coordination between the union and state। तो स्टेट और यूनियन के बीच में ये क्या करते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दीज फोर्सेस। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है कि यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर का होना इन फोर्सेस के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, राइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं आईपीएस ऑफिसर्स ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं, है ना। अब इनका काम स्टेट में भी होता है, राज्यों में भी होता है, डेपुटेशन पर जाते हैं, तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो जाती है इनमें, समझ में आ रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। इसको हम अभी डिटेल में और भी देखेंगे। अब देखिए व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बिल। यहाँ जो बिल के जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। बिल क्या कहता है, इट इज़ नेसेसरी टू इनेक्ट एन अम्ब्रेला लॉ टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ग्रुप ए general duty officer and other officers appointed to the CAPFs and other rules regarding these forces with a view to ensuring legislative clarity, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये है कि इनका जो रिक्रूटमेंट है, कंडीशन ऑफ सर्विस है, ग्रुप ए जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स जो रहते हैं या अदर जो ऑफिसर्स हैं, है ना, जिन्हें CAPF के उसमें अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो उसको रेगुलेट करना, है ना, और इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है ना, टू ब्रिंग क्लैरिटी इन रूल्स, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्विंग इट्स ऑपरेशनल डिस्टिंक्टिवनेस एंड हार्मोनाइजिंग जुडिशियल डिस्टिंक्शन विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल रिक्वायरमेंट। जो हमारा फेडरल रिक्वायरमेंट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, है ना, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। दूसरा है कि जो जुडिशल जो जजमेंट आया उसको हार्मोनाइज करने के लिए इसको लाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर आती है ना। यहाँ पर ग्रुप ए CPF ऑफिसर रेफर टू गेजेटेड कैडर ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट टू डायरेक्टर जनरल इन द CAPF, राइट। तो यहाँ पर जो आप लोग देखते हो कि असिस्टेंट कमांडेंट के जो एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट कराती है, बेसिकली उनको गजेटेड ऑफिसर बेसिकली माना जाता है या ग्रुप ए CAPF ऑफिसर्स माना जाता है। अब देखिए हु विल कंट्रोल और मैनेज CAPFs। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है इन सभी 5 CAPF की। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है आपसे कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली अथॉरिटी है, कि इनको कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको ध्यान रखना है। एंड व्हाट पावर विल द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट, इसकी माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर मिलेंगे। इवन इफ अदर लॉज और कोर्ट ऑर्डर्स एग्जिस्ट, ये लॉ ये कहता है बिल कि अदर लॉज और जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक अ रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द मेथड, मैनर, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट including promotion and deputation of the condition of service of officer in the CAPF, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो रूल्स के माध्यम से कभी भी जो इनके सर्विस के रिगार्डिंग, है ना, जो भी रूल्स हैं उनको कभी भी मॉडिफाई कर सकती है ना, ये यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग द डेपुटेशन ऑफ IPS ऑफिसर इन द CAPF, द बिल इज लर्न टू मेक इट explicitly clear that 50% of posts are to be filled by deputation in the rank of IG। ये बिल कहता है कि यहाँ पे 50% जो पोस्ट हैं जो डेपुटेशन IG रैंक की, उनको डेपुटेशन के माध्यम से क्या है भरा जाएगा, बेसिकली फिल किया जाएगा। यानी यहाँ पर IG रैंक के जो अधिकारी रहते हैं यहाँ पर, वो IPS ऑफिसर के डेपुटेशन पर जो जाते हैं IPS ऑफिसर, उनके माध्यम से 50% पोस्ट को भरा जाएगा। दूसरा यहाँ पर मिनिमम बात की, मैक्सिमम की शब्द को ध्यान रखना है कि मिनिमम ऑफ 67% ऑफ द पोस्ट एट एडिशनल DG रैंक विल बी फिल्ड बाय डेपुटेशन। तो यहाँ पे मिनिमम 67% जो पोस्ट हैं एडिशनल GD रैंक की, वो भी डेपुटेशन से भरी जाएंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है। रेस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं वो इंटरनल जो ऑफिसर्स रहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनकर जो आते हैं, उन लोगों के माध्यम से भरी जानी है। द पोस्ट इन द रैंक ऑफ स्पेशल DG एंड DG शैल बी फिल्ड एक्सक्लूसिवली बाई डेपुटेशन। अब जो स्पेशल जो DG होते हैं या DG होते हैं, इस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, वो सारी की सारी किससे भरी जाएंगे, डेपुटेशन से भरी जाएंगी। IPS ऑफिसर जो डेपुटेशन पर जाते हैं उनके माध्यम से भरी जाएंगे, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस हम लोग समझते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, क्या है और क्यों लेकर आए। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी इस। तो द बिल सीक्स टू क्रिएट अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर ऑल CAPF। जितने भी CAPFs हैं उनके लिए ये कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ये बिल के माध्यम से लाया जा रहा है। इससे क्या होगा, क्या रिड्यूस इनकन्सिस्टेंसी इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड सर्विस रूल्स अक्रॉस लाइक फोर्सेस लाइक CA, CRPF, BSF, ITBP, ETC। इसमें जो देखिए क्या होता है कि इन फोर्सेस के रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सर्विस कंडीशंस क्या है, अलग अलग हैं। तो इसके माध्यम से, इस अम्ब्रेला लॉ के माध्यम से क्या होगा कि इसमें इनकन्सिस्टेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सर्विसेज के रिगार्डिंग्स, है ना। अगर रूल सभी के लिए एक जैसे होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन विद स्टेट। चूँकि जो IPS ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो लीडरशिप रोल निभाते हैं, राइट। स्टेट में भी जब भी जाते हैं तो चूँकि या तो वो सुपरिटेंडेंट होते हैं, IG बनेंगे, DIG बनेंगे, स्टेट पुलिस के साथ में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, या फिर IPS ऑफिसर्स क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो सपोज दैट कि डेपुटेशन पे एक IPS ऑफिसर जाता है और स्टेट में भी वही IPS ऑफिसर्स जाते हैं, राइट, कैडर के माध्यम से। तो क्या होगा कि हम इंटरनल सिक्योरिटी है या इंसर्जेंसी है उसको काउंटर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल रहेगा यहाँ पर बाय डिफाइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर स्ट्रीमलाइंड। जैसे सब एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही सारे के सारे फोर्सेस आते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, है ना। एक तरीके से डिसीजन ऊपर से आएंगे सीधे, है ना। तो चूंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक मिनिस्ट्री है तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि डिसीजन फास्ट होंगे और एक सीक्वेंस में डिसीजंस होंगे, उसमें कोई ऊह पो नहीं होगी, बेसिकली आप समझ सकते हैं, है ना। दूसरा है यूजफुल इन नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन रिक्वायरिंग क्विक यूनिफाइड रिस्पॉन्सेज। जब कोई नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है, इनके माध्यम से यूनिफाइड रिस्पॉन्स मिल सकता है, इसीलिए उसमें भी ये यूजफुल होंगे। नेक्स्ट फोर्थ इसका जो मेन पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। A unified law can strengthen chain of command and discipline across CAPFs, right? Help in clarity of roles, responsibility and authority. ये फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अगर हम बात करें तो पॉलिसी क्लैरिटी देखने को मिलती है, रिमूव्स एम्बिग्विटी रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन, पावर ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक जैसे अगर रूल होंगे सभी के लिए, एक जैसे सर्विस कंडीशंस होंगे, रिक्रूटमेंट एक जैसा होगा, तो यह वो जो एम्बिग्विटी होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं ईजिली से, है ना। दूसरे इससे होगा क्या, लीड टू अ ग्रेटर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी। तो जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी आती है उसमें क्या है, थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा, बढ़त होगी। अब इसकी देखिए लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। जो रिटायर्ड CAPF ऑफिसर्स हैं इस बिल के अगेंस्ट में हैं, उनका क्या कंसर्न्स हैं, वो हम क्या ग्रीवांसेस हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला उनका ग्रीवांस है या जो कंसर्न है वो है लेड टू करियर ग्रोथ स्टैग्नेशन ऑफ CAPF ऑफिसर्स। जो CAPF ऑफिसर्स होते हैं उनके करियर ग्रोथ में स्टैग्नेशन देखने को मिलता है, राइट। जैसे उनका यहाँ पे तर्क है, द रिटायर्ड CAPF ऑफिसर्स क्लेम दैट डेपुटेशन ऑफ IPS ऑफिसर इन द CAPF लीडरशिप रोल स्लोज डाउन द करियर ग्रोथ ऑफ CAPF ऑफिसर्स। ठीक है ना। तो उनका कहना ये है कि लीडरशिप रोल में अगर IPS ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे भेजा जाएगा तो जो उनके खुद के जो CAPF कैडर से चुने हुए जो ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट रहते हैं, उन लोगों का करियर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है, इससे उनका मोरल गिरता है बेसिकली। जैसे ऑफिसर रिमेन एट द एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट फॉर अप टू 16 ईयर्स एट अ स्ट्रेच, आइडियली दे शुड बिकम डेप्यूटी कमांडेंट इन 4 ईयर्स। यहाँ बुला रहे हैं कि डेप्यूटी कमांडेंट कितने 4 साल में होना चाहिए, सेकेंड इन कमांड इन 9 ईयर्स एंड कमांडेंट इन 13 to 14 ईयर्स। ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
Continued deputation of IPS officers to post top post may block promotions of CAPF officer, lead to long stagnation, है ना। यहाँ पर एक और इशू भी आया था कि एक CAPF के बेसिकली CRPF के एक जवान थे जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में वहाँ पर तैनात थे और वहाँ पे एम्बुश होता है और उनके टांग को बेसिकली गोली लगती है, उनको, है ना, बुलेट लगती है और एम्स में भर्ती होते हैं, उनकी टांग काट दी जाती है। लेकिन फिर भी इतने साल के बाद, उनको 15 साल हो गए थे लगभग, फिर भी उनका कोई डेपुटेशन नहीं है, मतलब कोई कह सकते हैं कि सर्विस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो मोरल है और जो मोटिवेशन है वो अफेक्ट होता है CAPF के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका। दूसरा है इनक्वालिटी इन पे एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो इनकी जो पे बेनिफिट्स हैं इनमें इनक्वालिटी दिखाई देती है, अंतर दिखाई देता है बेसिकली। CAPF ऑफिसर्स हाईलाइट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन रिजल्ट्स। इस क्या होता है, सैलरी डिस्पैरिटी विद अदर ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर्स जो रहते हैं, सर्विसेज रहती हैं, परसेप्शन इन इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जैसे ग्रुप ए ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, जैसे UPSC के माध्यम से भी बहुत सारे ग्रुप ए ऑफिसर्स चुने जाते हैं, उनकी सैलरी, और वहीं पे ग्रुप ए ये CAPF के जो अधिकारी रहते हैं वो भी ग्रुप ए के ऑफिसर्स रहते हैं, तो इनकी सैलरी में डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। तो इससे क्या परसेप्शन बनता है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है यहाँ से। तो ये भी एक चैलेंज है, यहाँ पे कंसर्न है। ऑपरेशनल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कनेक्ट भी दिखाई देता है। जैसे क्या होता है कि ग्राउंड पर जाके जो ऑपरेशंस किए जाते हैं और जो कैजुअलिटीज़ होते हैं वो क्या होता है, जो CAPF ऑफिसर्स के CAPF ऑफिसर जो तैनात होते हैं ड्यूटी पर उन्हीं को होते हैं, जबकि जो IPS ऑफिस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो डेपुटेशन पर आते हैं द पोस्ट ऑफ IG और अबव व्हेन दे डोंट हैव टू टेक अ पार्ट इन द ऑपरेशंस। वो जनरली क्या होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पार्टिसिपेट तो CAPF के ऑफिसर्स करते हैं और उन्हीं ऑपरेशंस में उनको कैजुअलिटीज़ वगैरह भी होती हैं जनरली। तो इससे क्या होता है, CAPF ऑफिसर जो हैं वो ऑपरेशन को लीड करते हैं, फेस ग्राउंड लेवल जो रिस्क रहता है उनको फेस करते हैं। IPS ऑफिसर ऑफन ज्वाइन at the senior level IG level above, this create a gap between a field reality and leadership decision। तो इससे क्या होता है कि एक लीडरशिप पोजीशन पे बैठा व्यक्ति है, उसको ग्राउंड रियलिटी एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो ग्राउंड रियलिटी जिस व्यक्ति को नहीं पता होगा तो डेपुटेशन पे भेजने का क्या मतलब बनता है, ये उनका एक तर्क है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है। लिमिटेड रोल ऑफ DOPT, यहाँ पर DOPT का रोल क्या है, लिमिटेड कर दिया है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एलिगेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज साइडलाइन कुड अंडरमाइन यूनिफॉर्म सर्विस रूल्स, रिड्यूस फेयरनेस इन पर्सनल पॉलिसीज। अभी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो UPSC के जो बेसिकली UPSC के माध्यम से जो लोग चुने जाते हैं, यानी जो सिविल सर्विसेज में चुने जाते हैं, तो जनरली उनको कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ही देखता है, राइट। अब इसका रोल यहाँ पर भी था, ग्रुप ए सर्विस जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन इसको यहाँ से हटा के कहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसका रोल मिनिमाइज कर दिया, यहाँ से साइडलाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा ये एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेंट्रलाइजेशन कंसर्न है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में सारा का सारा पावर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, तो क्या होगा, इससे ऑटोनॉमी जो फोर्सेस की रहती है वो रिड्यूस होगी, लेड टू ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। तो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं जनरली वो सबके सब क्या होते हैं, या तो IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स रहते हैं। इससे तो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी बढ़ने के चांसेस हैं, है ना। इंटर सर्विस टेंशन्स बढ़ जाएंगे, कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ IPS ऑफिसर्स में क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन कैडर्स, इम्पैक्ट टीम वर्क एंड एफिशिएंसी। तो जो देखिए क्या होता है, जब ये डेपुटेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होना चालू होती है कि दोनों में एम्बिग्युटी दिखाई देती है ना। चूँकि IPS ऑफिसर को डोमिनेंस दिखाई देता है तो फिक्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पर, है ना। अब इसके लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बैलेंस्ड अप्रोच वुड रिक्वायर, जैसे ग्रेजुअल कैडर रिव्यू रिफॉर्म करना चाहिए, फिर फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFU, है ना, क्लियर प्रमोशन पाथवे फॉर CAPF ऑफिसर्स, डिफाइंड एंड लिमिटेड डेपुटेशन रोल फॉर IPS ऑफिसर्स।
एक तो जो आईपीएस ऑफिसर है उनका जो रोल है बेसिकली वो डिफाइंड होना चाहिए और लिमिटेड टाइम के लिए डेपुटेशन पर उनको भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगभग 4 साल 5 साल ऐसा रहे, ऐसा नहीं है, लगभग 1 साल से 2 साल। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बिल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट वही सब करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के माध्यम से। होप सो कि हमने जो डिस्कस किया है इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।